हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बफर सॉल्यूशन अर्थात बफर विलयन क्या होता है। बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके डायरेक्ट कथन के रूप में क्वेश्चन आता है और 2022 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। इसलिए आपको बफर विलयन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, एकदम अच्छे से समझना। यहाँ पे पूरा ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए। मैं जैसे जैसे आपको समझाऊं, लिखने के लिए बोलूं तब आपको लिखना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, बफर विलयन क्या होता है। हम कोई विलयन बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, अगर उस विलयन के अंदर अम्ल या क्षार मिलाते हैं, चाहे एसिड मिला लो चाहे बेस मिला लो, तो क्या होता है, उसकी पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, उसमें या तो कमी आ जाती है या फिर वो बढ़ जाता है, अर्थात परिवर्तित हो जाती है। ये चीज हम पढ़ते आए हैं। लेकिन जो बफर विलयन होता है ना, इसमें क्या होता है, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर विलयन के अंदर हम अम्ल या क्षार कुछ मात्रा में मिलाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत मिलाएंगे, एक लिमिटेशन है, तो वहां तक मिलाएंगे तो उसकी पीएच में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात बफर विलयन है, ये पीएच विलयन में परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। पीएच परिवर्तन नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बफर विलयन है, बफर सॉल्यूशन है, इसलिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपको क्या बता दे रहा है कि किसी विलयन में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसमें पीएच परिवर्तित होती है। लेकिन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें अम्ल या क्षार मिलाने पे अथवा उनको तनु करने पे, तनु करने का मतलब क्या हो गया, H2O की मात्रा बढ़ाने पे, डाइल्यूशन करने पे, है ना। एक कंसेंट्रेशन होती है, एक डाइल्यूशन होता है, दो चीज होती है। ये चीज आपने पढ़ा है। तो ऐसे विलयन जिनमें अम्ल या क्षार मिलाने पर, उनमें या फिर तनु करने पर पीएच परिवर्तन कुछ सीमा तक नहीं होती, अर्थात पीएच में एक सीमा तक कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार के विलयन बफर विलयन कहलाते हैं। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, बफर विलयन है वो पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इस प्रकार के विलयन है, मतलब बफर विलयन है, पीएच परिवर्तन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत सारा एसिड या फिर बेस मिला दो सॉल्यूशन के अंदर तब चेंज नहीं हो। बिल्कुल उस टाइम पे चेंज होगा, लेकिन एक लिमिटेशन होती है, कुछ सीमा होती है, इसकी बाउंड्रीज होती है, लिमिटेशंस, वहीं तक ये काम करता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। आगे ये कहानी समझ में, तो छोटा सा आप इसमें पहले तो डेफिनेशन लिखोगे, मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद आप लास्ट लाइन जैसे मेरे हिसाब से आप एक छोटा सा की पॉइंट लिख लोगे, बफर विलयन पीएच परिवर्तन का विरोध करता है। तो इस प्रकार की क्रिया क्या है, बफर क्रिया है। आगे ये कहानी समझ में। अब मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, आप लिखो। क्या लिखोगे कि ऐसे विलयन, लिखो, ऐसे विलयन जिनमें अम्ल या क्षार, एसिड या बेस मिलाने पर अथवा उन्हें तनु करने पर, तनु डाइल्यूशन करने पर, है ना, तनु करने पर पीएच में, पीएच वैल्यू में या पीएच मान में एक सीमा तक कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। अतः इस प्रकार का विलयन बफर विलयन है। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख दूं, बफर विलयन पीएच परिवर्तन का विरोध करता है। आगे कहानी समझ में चलो। बफर विलयन क्या करेगा, बफर विलयन पीएच परिवर्तन का विरोध करता है। ये चीज आप लोगों पे नोट हो जानी चाहिए। छोटा सा कथन आपको पूछेगा कि पीएच परिवर्तन है, उसका क्या काम है। इंपॉर्टेंट बात यही निकल के आती है कि जो बफर सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है बच्चों, पीएच परिवर्तन का विरोध करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको डायरेक्ट कथन के रूप में मिलेगा। अब कौन कौन से किस प्रकार के विलयन है, क्या है, वो सारे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन एक चीज की ओर देखते हैं। बफर स्ट्रेंथ क्या होती है। मैंने कहा ना, कुछ सीमा तक ही हम अगर अम्ल क्षार मिलाएंगे तो उसका विरोध करेगा, उसके बाद तो पीएच वैल्यू चेंज हो ही जाती है। तो उसके लिए एक एग्जैक्ट वर्ड देते हैं हम, बफर क्षमता क्या होती है, बफर स्ट्रेंथ क्या होती है। तो अगली हेडिंग क्या डाल दोगे, बफर विलयन के बाद बफर क्षमता, बफर क्षमता मिला जुला वर्ड ही है, इसको क्या बोल दोगे, बफर स्ट्रेंथ, बफर, पता नहीं क्यों मिस्टेक्स हो रही है ना, STRENGTH, कभी मार्कर मोटा चल जाता है ना, कभी कभी तो इस साई एक में एक हो जाती है। बफर स्ट्रेंथ क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेशन देगा आपको कथन के रूप में
क्या डेफिनेशन है इसकी? 1 लीटर बफर विलियन में, अब देखो लिमिटेशन है तो उसकी डेफिनेशन तो देखनी पड़ेगी, क्या कि 1 लीटर बफर विलियन में मिलाए गए अम्ल या क्षार के मोलों की संख्या जो पीएच में इकाई परिवर्तन कर सके। क्या परिवर्तन कर सके? पीएच में कोई इकाई परिवर्तन कर सके, मतलब कि वही उसकी क्या है, बफर क्षमता है। अर्थात इसका फॉर्मूला क्या लिख देंगे, बफर क्षमता का मतलब मिलाए गए अम्ल क्षार के मोलों की संख्या अपॉन में पीएच में परिवर्तन, मतलब कम से कम वह मात्रा होती है जो पीएच में परिवर्तन वहां पे होने लग जाए, उसको क्या बोल देंगे, बफर क्षमता बोल देंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आप पहले डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद में फॉर्मूला मैं बता दूंगा, यहाँ पे लिखा दूंगा। हाँ, 1 लीटर बफर विलियन में क्या लिखोगे, 1 लीटर बफर विलियन में मिलाए गए 1 लीटर बफर विलियन में मिलाए गए अम्ल या क्षार के मोलों की संख्या, क्या, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, क्षार के मोलों की संख्या, अम्ल या क्षार के मोलों की संख्या जो विलियन के पीएच में इकाई परिवर्तन कर सके, क्या कहलाती है, बफर क्षमता कहलाती है, बफर स्ट्रेंथ कहलाती है। क्या बोल दिया, अम्ल या क्षार के मोलों की संख्या जो विलियन के पीएच में इकाई परिवर्तन कर सके, क्या कहलाएगी, बफर क्षमता कहलाएगी। तो बफर क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला लिख देते हैं, बफर क्षमता। तो अब हम जो डेफिनेशन लिखी है वही आ जाएगी, मिलाए गए अम्ल या क्षार के मोलों की संख्या, ऊपर है ना, कितने मोल मिलाए हमने, है ना, मिलाए गए या तो अम्ल या फिर क्षार, इसका मतलब अपोन नहीं है, क्या है, यह है। चलो आपने देख लिया, मिलाए गए अम्ल या क्षार के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स कितने आपने मिलाए हैं, अपोन में क्या हो जाएगा, पीएच में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ है ये चीज ना, पीएच में परिवर्तन, पीएच में परिवर्तन। तो ये चीज आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन आती है कथन के रूप में, तो आप लोग यहाँ पे कथन को देखोगे और जो सही है वो टिक लगा दोगे। ये चीज आप लोगों ने देख ली। अब मैंने क्या किया है, आपको बफर विलियन है वो टॉपिक स्टार्ट किया है। तो बच्चों यहाँ पे बफर विलियन है या बफर सॉल्यूशन है, ये कितने टाइप का हो जाता है, देखो ये 2 टाइप का होता है, एक सिंपल बफर और एक मिक्सचर बफर, 2 टाइप के होते हैं। आपके क्वेश्चन मिक्सर जो बफर है उससे आता है, अर्थात सरल बफर और मिश्रित बफर 2 प्रकार का हो जाता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, मिश्रित बफर है उसको भी 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो अम्लीय बफर हो जाएगा, एक क्षारीय बफर हो जाएगा, मतलब एसिडिक बफर और बेसिक बफर, ये हो जाएंगे इसके टाइप्स। तो यहाँ पे आप छोटी सी क्या करोगे, एक सारणी बना लोगे, इसको आपने इरेज कर लिया हुआ है ना, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, पीएच में परिवर्तन का विरोध क्या कहलाता है बच्चों, बफर विलियन कहलाता है। कैसे क्या इसका विरोध होता है, क्या होता है, सब कुछ आप एग्जांपल्स देखेंगे वहां पे आप लोगों के समझ में आ जाएगा, है ना। तो बफर सॉल्यूशन है वो कितने टाइप का हो जाएगा, 2 टाइप का हो जाएगा। कोई नहीं पूछता टाइप, बस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि कौन से प्रकार का है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो बफर सॉल्यूशन कितने प्रकार का है बच्चों, 2 प्रकार का है, 2 टाइप्स का हो गया, 2 प्रकार। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं इधर लिख लेते हैं, है ना। डेफिनेशन इसकी कोई नहीं पूछेगा प्रकारों की कि कितने प्रकार का, ये भी नहीं पूछेगा। आपको एक तो पता होना चाहिए सरल बफर, कौन सा, सरल बफर, जिसको आप क्या बोल दोगे, सिंपल बफर। अभी बात सुनिए, एक हो गया मिश्रित बफर, मिक्सर, मिश्रित बफर। देखो आपने साथ साथ में सारणी बना ली होगी, मिक्स्ड बोल दो और भी ज्यादा सही रहेगा, है ना। मिश्रित का मतलब मिक्स्ड, क्योंकि मिक्स्ड करने के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा, बफर विलियन बनेगा। मैंने बताया मिश्रित बफर होता है, ये भी 2 प्रकार का हो जाता है, एक अम्लीय बफर और एक क्षारीय बफर। इसको भी आप कितने भागों में बांट दोगे बच्चों, 2 भागों में डिवाइड कर दोगे। हाँ, एक कौन सा हो गया, अम्लीय, अम्लीय मतलब एसिडिक, और दूसरा क्या हो गया, क्षारीय बफर, बेसिक। ठीक है,
अब ये दोनों प्रकार है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन आए और इस बार भी आएगा। यहाँ पे अम्लीय बफर हो गया, यहाँ पे क्षारीय बफर हो गया। ये दोनों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ तक। उसके बाद में इनके बारे में आपको समझा देता हूँ। देखो एक एक चीज है, सारी की सारी चीजें आपको यहीं पे समझा देता हूँ। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, मैं अब भी बता रहा हूँ आप लोगों को और आगे भी बताऊंगा लास्ट तक एक ही चीज कि एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं भूलने आप लोगों को। हाँ अब देखो सरल बफर हेडिंग डालो, क्या डालोगे? सरल बफर। यहाँ पे तो मैं इसके बारे में आप लोगों को लिखाऊंगा, सरल बफर के बारे में। सबसे पहले सिंपल बफर क्या होती है? देखो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया से प्राप्त जो लवण का विलयन होगा वो सरल बफर हो जाएगा। क्या बताया मैंने? दुर्बल का मतलब वीक एसिड और वीक बेस की जो क्रिया होगी, इनके बीच में रिएक्शन होगी, उससे जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, विलयन मिलेगा, अर्थात जो लवण प्राप्त होगा साल्ट होगा, जो साल्ट का विलयन प्राप्त होगा वही क्या है बच्चों? सरल बफर है। आ गई है कहानी समझ में? क्या बताया मैंने? वीक एसिड और वीक बेस की क्रिया से प्राप्त होने वाला साल्ट है, या साल्ट का जो विलयन है वो क्या कहलाएगा? सरल बफर विलयन कहलाएगा। एग्जाम्पल्स आप दे दोगे, दोनों ही क्या होने चाहिए? दुर्बल होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास में CH3COOH होता है, वो NH4OH के साथ में रिएक्शन करता है, रिएक्ट करते हैं दोनों, और क्या बना लेता है? CH3COONH4 बना लेता है, साथ में H2O है वो बाहर निकल जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सरल बफर का हो जाएगा। सरल बफर बना कैसे? इंपॉर्टेंट बात यही है। तो दोनों जो लेंगे हम अम्ल और क्षार, वो लेंगे दुर्बल टाइप के, अर्थात कौन से लेंगे? वीक लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन छोटी सी लिख दोगे, दुर्बल अम्ल, इसकी साइड दुर्बल अम्ल को क्या बोल दोगे? वीक एसिड इंग्लिश में, प्लस दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार को क्या बोल दोगे बच्चों? वीक बेस। ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? अपने लवण। कौन से लवण का? इसके जो लवण बनेगा वही क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास में जो विलयन प्राप्त होगा वो सरल विलयन होगा, सरल बफर होगा। आगे कहानी समझ में? तो आप डेफिनेशन पूरी लिखना चाहो तो लिख दो, इसके अंदर डायरेक्ट ये लिख दो, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होने चाहिए दोनों। आप चाहो तो एक लाइन में ऐसा भी लिख सकते हो, दुर्बल अम्ल व क्षार की क्रिया से प्राप्त लवण का विलयन सरल बफर विलयन कहलाता है। आगे बात समझ में? इसकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला, बस आपको एग्जाम्पल बता देना है कि सर जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, यही क्या है? आरंभ है, यही अंत है। इसका मतलब ये हो गया, ये एग्जाम्पल्स है, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास में सबसे सिंपल एग्जाम्पल आता है NH4, ये आता है इसका एग्जाम्पल CH3COONH4। ये किससे प्राप्त होता है? देखो इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो प्राप्त होगा ये हमें किससे प्राप्त होगा? दोनों ही क्या होंगे? दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल होंगे। तो मैं सबसे पहले दुर्बल अम्ल की बात करूं तो एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH ले लेते हैं, ठीक है? CH3COOH, इसकी रिएक्शन करवा देंगे एक दुर्बल क्षार से करवा देंगे। दुर्बल क्षार जैसे आप NH4OH ले लोगे यहाँ पे। आगे कहानी समझ में? NH4OH, राइट? अब देखो ये बन गया हमारे पास में क्या? अपने CH3COONH4 प्राप्त हो जाएगा इसे हमें, CH3COONH4 प्लस में क्या निकल गया बच्चों? H2O निकल गया। ये एग्जाम्पल किसका हो गया? आपने इसका बस सिंपल बफर का हो गया। अब अगला भी आप देख सकते हो, जैसे HCOONH4, ऐसे NH4CN भी दे सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं सारे के सारे आपको एग्जाम्पल्स लिखा देता हूँ। अगला एग्जाम्पल चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, क्या? HCOONH4। अब ये प्राप्त कैसे होगा ये चीज बताओ मेरे को। देखो एक तो ले लेंगे HCOOH, साथ में किसकी रिएक्शन करवा देंगे? दुर्बल क्षार की, जैसे कि ये NH4OH ले लेते हैं, राइट? आपको पता होना चाहिए कौन सा दुर्बल है कौन सा प्रबल है, तभी आप क्या कर पाओगे? इसको डिफाइन कर पाओगे, समझा पाओगे। नहीं तो आप लोग बता भी नहीं पाओगे कि कौन सा क्या है। साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर। तो ये बन गया हमारे पास में क्या? लवण। किस प्रकार का लवण बन गया? सरल बफर टाइप का बन गया। ये चीज है। लास्ट एक एग्जाम्पल और भी मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि हमें NH4CN प्राप्त होता है। ये सर कैसे प्राप्त हो जाएगा? जैसे कि मैं NH4OH लेता हूँ, साथ में मैं HCN ले लेता हूँ,
अब क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें NH4CN प्राप्त हो जाएगा, राइट। NH4CN वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये लवण प्राप्त हो गया हमें पूरा। कौन सा, किस प्रकार का लवण प्राप्त हुआ है, जो विलियन के जो लवण प्राप्त हुआ है ये कौन सा हुआ है, सरल बफर प्रकार का हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और उसके बाद में आगे चलोगे, क्योंकि मैं इनके एग्जाम्पल्स भी आपको लिखवाने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा, उसके लिए आप मेरे को बोर्ड चाहिएगा तो मैं इधर वाले इरेज करूंगा। हाँ, आप नोट कर लो, नोट ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया तो चले आगे, ले लो, समझ के लो स्क्रीनशॉट वगैरह सारे। हाँ, इरेज कर दे, चलो ठीक। अगली हेडिंग डालो, अम्लीय बफर। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी सारा पड़ा रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो अम्लीय बफर, क्या हेडिंग डालोगे, अम्लीय बफर। एसिडिक बफर क्या होता है, ये किससे प्राप्त होता है बच्चों, इसके लिए हमें वीक एसिड साथ में सोल्ट चाहिएगा। सोल्ट किस प्रकार का होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे इसके साथ में। इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्या, एसिडिक बफर। क्या है एसिडिक बफर, इसके बारे में लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे लिख दोगे, क्या बात बताई मैंने इसके लिए कि सर दुर्बल अम्ल व इसकी प्रबल क्षार से क्रिया करवाने पे प्राप्त लवण किस प्रकार का होगा, हमारे पास में अम्लीय बफर प्राप्त होगा। ये चीज आप लोगों की क्या हो जाती है, इंपोर्टेंट हो जाती है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है इसकी डेफिनेशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बच्चों, दुर्बल अम्ल व इसकी प्रबल क्षार से क्रिया करवाते हैं। आगे कहानी समझ में, तो दुर्बल अम्ल की किससे करवा दोगे, प्रबल क्षार से क्रिया। दुर्बल अम्ल की प्रबल क्षार से क्रिया करवाने पर कौन सा लवण प्राप्त होगा, हमें बफर लवण किस प्रकार का प्राप्त होगा, अम्लीय बफर प्राप्त हो जाएगा। तो इससे जो प्राप्त लवण है, विलियन है, वो कौन सा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। आप शॉर्टकट में इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, इसको मैं एसिडिक बफर है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये किसका सॉल्यूशन है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया, वीक एसिड प्लस में क्या है, सोल्ट है। अब सोल्ट के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि हमारे पास में वीक एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, राइट। तो वीक एसिड और सोल्ट में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इधर से वीक एसिड है ही, तो आप क्या बोल दोगे सर, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है शॉर्टकट में ऐसे आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के अंदर आप ऐसा एग्जाम्पल बताओगे जिसमें दुर्बल अम्ल की हम प्रबल क्षार से क्रिया करवाते हैं। तो ये देखो, इसका किसका मिश्रण हो जाएगा, दुर्बल अम्ल जैसे हम ले लेते हैं, पीछे भी लिया है ना हमने, CH3COOH, और प्रबल क्षार क्या हो जाएगा, CH3COONA का मिश्रण। इन दोनों का मिक्सचर है, ये किस में आ जाएगा, अपने अम्लीय बफर के अंदर आ जाएगा, राइट। हाँ, तो क्या बोल दोगे इसमें एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को क्या बताया, CH3COOH व CH3COONA का मिश्रण, राइट। CH3COOH व CH3COONA का मिश्रण। अभी कैसे क्या प्राप्त होता है, सारा आप लोगों को आने लग गया। एक एग्जाम्पल और दे दो, एक या दो, फिर जैसे कि HCOOS ले लेंगे, दुर्बल अम्ल जैसे हमने पीछे भी लिया, उसके साथ में HCOOK ले लेंगे, है ना, HCOOH व HCOK का मिक्सर या मिश्रण, राइट। ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को डायरेक्ट आने चाहिए लास्ट, जैसे HCN व KCN, HCN एंड KCN का मिश्रण, ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो यहां तक अगर आप लोगों के समझ में आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्या बताई कि सॉरी, किसी दुर्बल अम्ल व किसी प्रबल क्षार के साथ क्रिया करवाने पे प्राप्त लवण का मिश्रण अम्लीय बफर कहलाता है। आगे बात समझ में, अम्लीय बफर विलियन की पीएच वगैरह कैसे क्या ज्ञात करोगे, वो भी मेरे को आप लोग बताओगे। अभी जस्ट इससे आगे वाला टॉपिक, इसको आपने नोट कर लिया होगा, कर लिया, कर लिया।
अब देखो, जैसे कि हमने पीछे भी देखा है बच्चों, जैसे एक रिएक्शन लेते हैं, कोई दुर्बल अम्ल है उसका आयनन करवाते हैं, जैसे HA का एग्जांपल लिया था ना हमने, सेम वैसे ही। तो सबसे पहले हेडिंग ला लो, अम्लीय बफर विलयन की पीएच ज्ञात करना। अम्लीय बफर विलयन की पीएच ज्ञात करना। पीएच, अम्लीय बफर विलयन की पीएच ज्ञात करना। अम्लीय बफर विलयन की पीएच ज्ञात करना कैसे करोगे? सेम वही एक रिएक्शन लोगे, जैसे कि कोई दुर्बल अम्ल है उस लेंगे, जैसे कि HA ले लेंगे, उसका जल में आयनन करवाएंगे, उसके साथ में जैसे जल में आयनन करवाने का मतलब H2O लेंगे, है ना। H2O का मतलब, इसमें H2O की सांद्रता क्या रहती है बच्चों? स्थिर रहती है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अब उसके बाद में अम्ल का वियोजन स्थिरांक निकालते हैं, जैसे हम पहले निकालते आ गए। वियोजन स्थिरांक किसका? अम्ल का, तो Ka से लिख देते हैं हम। उसके बाद में Ka गम जैसे अपने उसके बाद में सांद्रता लेते हैं उसकी, उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता, है ना। सक्रिय द्रव्यमान नियम के अकॉर्डिंग करते हैं सारा। तो उसके बाद में दोनों साइड लोग लेते हैं, ऋणात्मक लोग लेते हैं ना, सब कुछ निकालते हैं। उसके बाद में लास्ट में एक फॉर्मूला निकल के आता है, तो वो हमें इम्पोर्टेंट है, बाकी बीच में कोई भी चीज हमारे काम की नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों को निकाल के बताया है, मतलब कि पहले हमने निकाल लिया है 3-4 बार कम से कम, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आप सीधा सा मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा, वही एग्जाम में आएगा, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। तो क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट आपको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा देता हूं। जैसे कि रिएक्शन कौन सी लेंगे, एक क्या लेंगे, किसी दुर्बल अम्ल HA का जल में आयनन करेंगे, है ना। यहाँ पे पहले लाइन लिख दोगे, माना किसी दुर्बल अम्ल HA का जल में आयनन, राइट। जैसे कि आयनन किसका करवा देते हैं? दुर्बल अम्ल का। ये HA कोई दुर्बल अम्ल है, इसको H2O के साथ में क्या करवा देंगे? आयनन करवा देंगे। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम रिएक्शन लेते हैं वो साम्य पे लेते हैं, तो साम्य पे लेने का मतलब अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है, तो हमेशा ये वाला एरो इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, A- प्लस हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मींस H3O प्लस आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, अपने अम्ल वियोजन स्थिरांक Ka से निकालेंगे सारा, और फिर दोनों पक्षों का ऋणात्मक लॉग ले लेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने, मतलब ऐसा आपको पीछे भी समझाया मैंने, किस प्रकार वियोजन स्थिरांक वगैरह निकालते हैं, पीएच कैसे निकालते हैं, सारा मैंने पीछे समझाया। यहाँ पे हमारे इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा लास्ट में, इसकी पीएच। तो पीएच लास्ट में क्या निकल के आती है, वो डायरेक्ट मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे। तो पीएच इक्वल टू लास्ट में हमारे क्या आ जाता है, pKa प्लस लोग अपने क्या आ जाएगा, A- की सांद्रता अपॉन HA की सांद्रता, ये निकल के आ जाता है लास्ट टाइम। और इसे ही हम क्या बोल देंगे, हेंडरसन समीकरण कहते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट बात यही है, पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया। तो मैं पीएच की बात कर रहा हूँ, तो पीएच क्या हो जाएगा यहाँ पे, पीएच इक्वल टू, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे एकदम अच्छे से, है ना। यहाँ पे एसिड की बात करें तो क्या हो जाएगा, pKa प्लस। अब देखो लोग के अंदर क्या करेंगे बच्चों, सेम कहानी रहेगी, ऊपर सांद्रता किसकी रहेगी हमारे पास में, जैसे कि यहाँ पे मैं लोग की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे H- की सांद्रता, A- है यहाँ पे, देखो हमने ये रहा A-, H- नहीं है, सॉरी, A-, हाँ ये वाला अभिकारक की सांद्रता। H3O की सांद्रता नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जल की सांद्रता क्या रहती है यहाँ पे, स्थिर रहती है, इसलिए। तो यहाँ पे A की सांद्रता अपोन में क्या हो जाएगा, HA की सांद्रता, मीन्स क्या हो जाएगा, HA की सांद्रता मतलब अभिकारक की सांद्रता। ये रिएक्शन हमारे निकल के आती है पीएच वैल्यू की हमेशा। इसी को आप क्या बोल दोगे, हेंडरसन समीकरण बोल दोगे। क्या बोल दोगे इसको आप, हेंडरसन समीकरण। हेंडरसन समीकरण, कौन सी समीकरण है ये, हेंडरसन समीकरण है, राइट। आप चाहो तो यहाँ पे नए भी लिख सकते हो आगे वाला, और ये भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही, साइंटिस्टों के नाम है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे जैसे बच्चों पीएच इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, इसका A- ये क्या है, संयुग्मिक क्षारक है। ये चीज मैंने आप लोगों को भी समझाया है। संयुग्मिक क्षारक कब बनता है, अम्ल से बनता है, और अम्ल का मतलब, अगर संयुग्मिक क्षार की बात करेंगे तो वो किससे बनता है, अम्ल से बनता है, ये चीज है। तो मैं इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कैसे, ऐसे, पीएच का तो पीएच, pKa का मतलब भी सेम, प्लस लोग का भी लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपोन में, देखो A- का मतलब क्या है, संयुग्मिक क्षार हो गया बच्चों। ऐसे HA तो क्या है, एक अम्ल लिया है, दुर्बल अम्ल लिया हम लोगों ने, तो अपोन में क्या है, अम्ल, अम्ल, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया,
देखो संयुग्मिक क्षार का निर्माण कब होता है, अम्ल का कब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। संयुग्मिक क्षारक मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, संयुग्मिक क्षारक मतलब क्षारक किससे बनता है, अम्ल से बनता है। और क्षार किससे बनता है, अम्ल से बनता है। और अम्ल किससे बनता है, अपने क्षार से बनता है, ये चीज है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हमने अम्ल लिया है तो संयुग्मिक क्षारक का निर्माण होगा, ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई है। संयुग्मिक क्षारक, यहाँ पे संयुग्मिक क्षारक की सांद्रता होगी और अपोन में अम्ल की सांद्रता होगी, जैसे कि एच लिया है तो एच, राइट। ये चीज आप लोगों को डायरेक्ट आ जानी चाहिए। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास में पीएच भी निकल गई, सारा का सारा काम कर दिया हम लोगों ने, राइट। ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में आगे चलते हैं, अभी जस्ट एक सेकंड में आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन निकल के आ गई, पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ए की सांद्रता, ए माइनस की सांद्रता अपॉन एच ए मतलब अम्ल की सांद्रता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन लेते हैं हम, जो कि मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। हाँ, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ना। हाँ, देखो इसको हम क्या करेंगे, अगर बच्चों हमारे पास में क्या हो, ए माइनस की सांद्रता और एच ए की सांद्रता बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी के ए आ जाएगा इससे, क्योंकि इसकी वैल्यू सारी की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। तो यहां से हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, ये जो क्रिया आएगी क्या, पी एच इक्वल टू पी के ए, इसे क्या बोल देंगे, अधिकतम बफर क्रिया कह देंगे। इससे ज्यादा अगर कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी पीएच में परिवर्तन हो जाएगा। तो इससे ज्यादा चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीएच में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार पॉइंट लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे कि यदि, इफ क्या लिखोगे, क्या है, ए की सांद्रता सॉरी माइनस ए माइनस की सांद्रता किसके इक्वल हो जाए, एच ए की सांद्रता के इक्वल हो जाए। ये चीज होने पे क्या हो जाएगा, हमारे पास में पी एच इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, पी के ए आ जाएगा। ये चीज हमारे पास में क्या आ जाएगी, यहाँ से निकल के आ जाएगी। ये चीज आने का मतलब इससे क्या बोल दोगे, अधिकतम बफर क्रिया कहोगे। क्या कहोगे इसे, अधिकतम बफर क्रिया। इससे ज्यादा अगर आप अब कुछ मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, पीएच में परिवर्तन हो जाएगा। अधिकतम बफर क्रिया इसी टाइम पे होगी। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां से मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं कि सर पीएच की जो प्रास है यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी। तो यहां से हम क्या बोल देंगे सर, पीएच प्रास इक्वल टू स्ट्रेंथ, प्रास का मतलब क्या बोल दोगे, पीकेए प्लस 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, राइट। क्या, इससे हम ये बोल देंगे कि इसकी प्रास कितनी हो जाएगी, पीके प्लस माइनस 1। अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ पीके माइनस 1 से लेके पीके प्लस 1 तक हो जाएगी। चलो ये भी लिख देता हूँ पूरा का पूरा, आप लोगों के समझ में आ जाए। जैसे कि क्या बोल दिया मैंने कि सर पीके प्लस माइनस 1, इसका मतलब क्या बोल दिया बच्चों मैंने, पीके माइनस 1 से पीके प्लस 1, मतलब इसके बीच में जो भी वैल्यू आती है ये सारी की सारी किस में आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, इसकी प्रास के अंदर आ जाएगी। पीके माइनस से लेके 1 से लेके पीके प्लस 1 तक हो जाएगा। ये प्लस 1 है, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो अगर मैं बफर विलयन के लिए लूं, इसकी मतलब कि अनुपात लूं अम्ल और अपने बफर विलयन का, ये कितना होता है, इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बच्चों क्या है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। क्या क्वेश्चन आ जाता है कि बफर विलयन के लिए कितना तो विलयन होना चाहिए, कितना अम्ल होना चाहिए। बफर विलयन के लिए आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अम्ल की सांद्रता का अनुपात और किसका, बफर बफर विलयन, इसका अनुपात कितना होना चाहिए। देखो ये होता है बच्चों 1:10, कितना, 1:10। इसका उल्टा भी बोल सकते हो, 10:1 भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। ये चीज आप लोगों को आ जानी चाहिए, 10:1 या फिर 1:10। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, राइट। हाँ, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे चले चले आगे, चलो साया आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, नहीं लिया तो
पीछे करके ले सकते हो। अब देखो क्षारीय बफर विलयन की बात करेंगे। किसकी? क्षारीय बफर की। क्षारीय बफर। अब देखो क्षारीय बफर कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट। इसके लिए वीक बेस लेंगे, साथ में साल्ट लेंगे। साल्ट में क्या लेंगे? वीक बेस प्लस में स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब अपने स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे। प्रबल अम्ल लेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख दोगे? छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन लिख दोगे, जैसे कि इसके अंदर लिखी है वही सेम, कि दुर्बल अम्ल और साथ में क्या ले लेंगे? दुर्बल क्षार के साथ में क्या ले लेंगे? प्रबल अम्ल की क्रिया करवाएंगे। ये क्रिया करवाने पे हमें जो लवण प्राप्त होगा, लवण का मिश्रण जो प्राप्त होगा, वो क्षारीय बफर कहलाएगा। तो आप लोग पूरी डेफिनेशन लिखो और मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखूंगा। क्या? किसी दुर्बल क्षार एवं इसकी क्रिया प्रबल अम्ल से करवाने पर प्राप्त लवण का मिश्रण क्षारीय बफर कहलाता है। ये चीज आप लिखोगे। आगे कहानी समझ में? तो मैं शॉर्टकट में क्या लिख दूंगा? दुर्बल क्षार के साथ में क्या दोगे? प्रबल अम्ल। अभी बात समझो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अपने एकदम अच्छे से आपको समझाऊं तो, दुर्बल अम्ल का मतलब क्या हो जाएगा? वीक बेस प्लस में सोल्ट। और सोल्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि बच्चों इस सोल्ट के अंदर क्या हो जाएंगे? दोनों चीजें हो जाएंगे। वीक बेस प्लस में साल्ट में क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। डेफिनेशन आप लोगों ने लिख दी होगी कि सर क्या डेफिनेशन बताई है कि किसी दुर्बल क्षार एवं इसकी क्रिया प्रबल अम्ल से करवाने पे प्राप्त लवण का मिश्रण अम्ल क्षारीय बफर कहलाता है। ये चीज आप लोगों ने लिखी होगी। और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था बच्चों, वो यहीं से आया था। कहाँ से आया था? इसी से आया था। इसका जो एग्जाम्पल है उससे आया था। कौन सा एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल था बच्चों NH4OH और NH4Cl का मिश्रण। एग्जाम्पल आया था आपके 2022 में, जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, मतलब लास्ट टाइम जब एग्जाम हुई थी उस टाइम पे। तो क्या बोल दोगे? NH4OH एग्जाम्पल में NH4OH व NH4Cl का मिश्रण। NH4OH व NH4Cl का मिश्रण। एक एग्जाम्पल और दे सकते हो, NH4OH व NH4NO3 का मिश्रण। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्या? NH4OH व NH4NO3 का मिश्रण। देख दो, NH4OH व NH4NO3 का मिश्रण लिख दो पूरा। चलो मैं भी लिख दूं। यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। लास्ट जैसे हम उसमें PS निकाली है, इसमें ऐसे इसमें क्या निकालेंगे? POH निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्षार का मतलब PKB ले लेंगे, साथ में संयुग्मी अम्ल हो जाएगा, अपोन में क्षार हो जाएगा। बस इतना ही रहेगा, सेम ऐसी ही कहानी है। तो यहाँ पे PS की जगह में क्या ले लूंगा बच्चों? POH। साथ में क्या आ जाएगा? PKA की जगह यहाँ पे आ जाएगा PKB। प्लस में क्या बोल दोगे? लोग तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखो संयुग्मी क्षारक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? संयुग्मी अम्ल हो जाएगा, राइट। और कोई भी कहानी नहीं है। संयुग्मी अम्ल की सांद्रता अपोन में यहाँ पे अम्ल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। बस क्षार की सांद्रता। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं और लास्ट पॉइंट बचता है बफर विलयन के उपयोग, जो कि मैं आप लोगों को अभी करवा देता हूँ, है ना। लास्ट टॉपिक स्क्रीनशॉट पूरा ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। ये लो। हाँ, ये जो आया था ना एग्जाम्पल, ये 2022 में आया था। स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे। हाँ, अब अगली हेडिंग डालो, बफर विलयन के उपयोग, यूजेज ऑफ बफर सॉल्यूशन। हाँ, यहाँ पर बफर विलयन के उपयोग क्या क्या हो जाएंगे बताओ। मेरे बताने से पहले कमेंट करके बताओ। बफर विलयन के उपयोग, यूजेज बताओ। अभी हमने क्या उपयोग देखे, जो पढ़ा है उसी में से बताना है। आपने पढ़ा भी है जब 11th 12th की थी
सब बहुत काम में आया था आप लोगों के लिए। ये आपको हर बार ये लगता था ये कैसे बन गया, इसको क्यों सॉल्यूशन बोलते हैं। अभी तक डेफिनेशन भी याद नहीं की थी, लेकिन आज डेफिनेशन याद होगी ना। पीएच का विरोध करता है कौन? बफर सॉल्यूशन। अब इसका उपयोग क्या है बच्चों? इसके लिए आपको सबसे पहले क्या डालनी है? बफर विलयन के उपयोग, ये हेडिंग डालनी है। डाल दोगे हेडिंग, जैसे कि मैंने लिखा है बफर विलयन के उपयोग। अब देखो, आपने देखा है कि जो हमारा शरीर होता है इसमें कई प्रकार के तरल पदार्थ पाए जाते हैं। कई प्रकार के तरल पदार्थों से मेरा मतलब यहाँ पे है, जैसे कि हमारा रक्त हो जाता है, ब्लड हो जाता है, हमारा जो यूरिन हो जाता है, मूत्र हो जाता है, इनकी पीएच है ना, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। आप लोगों ने देखा ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.2 से लेके 7.4 के बीच होती है। ऐसे हमने मूत्र की भी पीएच देखी थी, जो क्या होती है? अम्लीय होती है, हल्की अम्लीय, जैसे कि 5.6 के लगभग होती है ना। तो ये चीज हमने देखी, ये पीएच वैल्यू है, ये नियंत्रित रहती है, फिक्स रहती है। तो इसी का उपयोग है ये बफर विलयन का है। तो आप क्या लिख दोगे? हमारे शरीर में कई तरल पदार्थ, पहला ये लिख दोगे है ना, पूरा पॉइंट बना के कि शरीर में तरल पदार्थ में के तरल पदार्थ कौन कौन से? आप पूरा पॉइंट लिखोगे है ना। हमारे शरीर में कई तरल पदार्थ जैसे रक्त, मूत्र आदि की पीएच नियंत्रित रहती है। यदि पीएच परिवर्तन हो तो हमारा जो सिस्टम है, तंत्र है, वो ठीक तरह से कार्य नहीं करेगा। आगे ये बात समझ में, हमारे शरीर में तरल पदार्थों की पीएच नियंत्रित है ना, पीएच नियंत्रित रहती है। अगर पीएच नियंत्रित नहीं रहेगी तो हमारी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, डिजीज हो जाएगी। तो पीएच परिवर्तन को क्या करेगा? ये नियंत्रित रखेगा कौन? बफर सॉल्यूशन रहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया एक लिमिट तक क्या करता है, ये पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर पीएच परिवर्तन का विरोध कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? इसको पीएच वैल्यू को, पीएच मान को नियंत्रित कर रहा है। उसके बाद में जैसे कि हमने एक चीज और देखी है, अगला सेकंड पॉइंट है, वो क्या लिखोगे आप? ये पूरा पॉइंट लिख दिया आप लोगों ने? लिख दिया ना पूरा? हाँ तब ठीक है। हाँ क्या बताया? कई रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं में भी पीएच नियंत्रित महत्वपूर्ण है। जो पीएच का नियंत्रण हमारे रासायनिक और जैविक क्रियाएं होती है, उनमें भी पीएच वैल्यू है वो फिक्स रहती है। ऐसे ही हम देखते हैं औष दिवस सौंदर्य प्रसाधन, जो हमारे जैसे मेकअप वगैरह नहीं करती क्या महिलाएं, तो सौंदर्य प्रसाधन के जो प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं, कुछ औषधियां आती है, उनमें भी क्या आती है? पीएच है वो नियंत्रित रहती है। किसके द्वारा? बफर सॉल्यूशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट सबसे पहले वाला पॉइंट था, जो कि हमारे शरीर के अंदर तरल पदार्थ थे, रक्त वगैरह, यूरिया वगैरह, यूरिन वगैरह, इन सब की पीएच नियंत्रित रहती थी, जिससे हमारा क्या है? बैलेंस बना रहता है। पीएच नियंत्रित रहती है, पीएच में परिवर्तन नहीं होता, इसकी वजह से तंत्र, हमारा सिस्टम है, ये ठीक तरह से कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला पॉइंट मैंने क्या बता दिया? कई रासायनिक व जैविक क्रियाओं में भी पीएच नियंत्रित करता है, अर्थात नियंत्रण महत्वपूर्ण होता है। ऐसे औष दिवस सौंदर्य प्रसाधन में भी पीएच को नियंत्रित करता है कौन? बफर विलयन। ये हमारे था बफर सॉल्यूशन, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको यहाँ तक अभी मतलब जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया और वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो, तो आप वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हो और अपना डाउट भी पूछ सकते हो। और बच्चों, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा जो यूट्यूब चैनल का ये वीडियो है, इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम में ऐप का लिंक है, उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पूरे नोट्स मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मिलते हैं कल लेटेस्ट एक और नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।